In this video, I'll be talking. Hi, investors, traders, welcome back to the channel. मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी दो कैश के स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं और मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आज निफ्टी ने फिर से डबल टॉप लगाया है, राइट? आज निफ्टी ने फिर से डबल टॉप लगाया है, तो क्रॉसिंग दिस लेवल इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऑल्दो द स्टांस लुक्स पॉजिटिव, बट स्टिल अगर इस जगह के ऊपर रुकती है निफ्टी फॉर सम टाइम 23,425 और 410, then only some upward move can be expected. तो आज एक जो दो सेक्टर मेरे रडार पे है, एक तो है फर्टिलाइजर सेक्टर, दूसरा है केमिकल सेक्टर। दोनों में अच्छे ब्रेकआउट्स आए हैं और फर्टिलाइजर सेक्टर के आप जितने भी स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, अब चाहे वो FACT हो, विच इज फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, और मद्रास फर्टिलाइजर और नेशनल फर्टिलाइजर्स हो, या NFL हो, या राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर हो, या जितने भी आप सोच सकते हैं फर्टिलाइजर से कनेक्टेड स्टॉक्स, सब में आज शानदार ब्रेकआउट आया है। तो मैंने इस सेक्टर से एक स्टॉक पिक किया है, मैं आपको दिखाती हूँ पहले वन बाय वन। मद्रास फर्टिलाइजर्स, आप इसमें भी देखेंगे तो एक शानदार ब्रेकआउट आया है। सी हियर देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। उसके बाद LFL, ये स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, राइट? मैंने इनको देखिए ट्रेंड लाइन बनी हुई, बट जिस दिन मार्केट गिरा था उस दिन ये भी गिरा था, बट आप लोग बोलेंगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इस दिन मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, राइट? और देखिए ये आज NFL में भी ब्रेकआउट आया। उसके बाद आप कुछ भी देखिए FACT, ये इट्स वन ऑफ द टॉप गेनर टुडे। FACT जस्ट ब्लास्टेड, लुक एट इट, 730 के ऊपर इसने आपको क्या शानदार ब्रेकआउट दिया है। तो केमिकल सेक्टर को हमको ध्यान में रखना और ऐसा स्टॉक निकालना है जो अभी भी अंडर वैल्यूड हो, जो अभी जिसमें ब्रेकआउट ना आया हो। तो मेरे हिसाब से हम राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को अपने रडार पे रखेंगे और हमारा बाइंग का एंट्री बनेगा कुछ 172 के आसपास, राइट? और सारे केमिकल सेक्टर में ब्रेकआउट आया, इसका मतलब कि इट इज बेस्ड ऑन सम न्यूज, मे बी सम गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, और कुछ भी हो सकती है बात। तो इसको डेफिनेटली हम ध्यान में रखेंगे और हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा समवेयर अराउंड 150 के आसपास का। एक बार क्विकली हम RCF के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो 9,000 करोड़ की कंपनी है और 47 का PE है, ROC is about 6%, ROC is about 6%, ROE is about 4.24%, and अगर हम बात करें तो company has been maintaining a healthy dividend payout of 30.3%, but company has low return on equity and earning includes other income of 206 crores. अगर हम इसके सारे peers देखते हैं तो कौन कौन से FACT, कोरोमंडल, चंबल फर्टिलाइजर, GSFC, पारद फॉस्फेट, नेशनल फर्टिलाइजर, etc. तो इन दिस इफ आई जस्ट हैव अ लुक एट इट, तो P जो है ना इसकी बीच में है। देयर इज चंबल फर्टिलाइजर विद लोअर P एंड देयर इज GSFC नेशनल फर्टिलाइजर विद लोअर P, और even Coromandel is below, but FACT has huge P which is 132, right? And then we have Paradeep Phosphate which also has a huge P. अगर इनके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी की सेल्स जो है 2021 क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ ग्रोथ, ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ स्लाइट स्लम्प इन द मार्च क्वार्टर, बट अगर हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स में भी थोड़ा सा ड्रॉप आया है रिसेंटली, मेकिंग अ पीक एट अबाउट 433, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन आके 193 पे आ गए। बट अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो वो 5% पे है, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड आइदर। तो EPS इनका थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा नीचे गए हैं, तो देयर इज डेफिनेटली मे बी द कंपनी इज टर्निंग अराउंड। अगर आप इसका चार्ट देखते हैं RCF का, तो स्टॉक लगातार काफी अरसे से गिर रहा था और गिरने के बाद एक सपोर्ट लेके चलने की कोशिश कर रहा है। बट आई एम श्योर कि कोई न्यूज अगर आती है, न्यूज ड्रिवन, कोई गवर्नमेंट का इंसेंटिव आता है, कुछ भी आता है, तो उसके चलते मुझे लगता है एक अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए कि रिजर्व्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बोरोइंग्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, बट डेफिनेटली रिजर्व्स आर मोर देन द बोरोइंग्स। उसके बाद हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इन द रीसेंट क्वार्टर दे हैव नॉट जनरेटेड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट प्रॉफिट्स इफ वी टॉक अबाउट, they have generated profit but not as much as it could have been expected. So the net
कैश फ्लो इज अबाउट 145 crores एंड डेटर डेज की बात करें तो देयर हैज बीन स्लाइट इंक्रीमेंट इन द डेटर डेज. प्रोमोटर्स होल्डिंग इज कांस्टेंट. और अगर हम बात करते हैं कि एफआईएस की होल्डिंग तो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है और डीआईएस की होल्डिंग कांस्टेंट है और आम पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है 22%. तो फंडामेंटल्स बहुत सो है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है, बट प्राइस के चलते व्हाट आई एम लुकिंग एट कि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एफएसीटी, आरसीएफ, एनएफएल ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको दे रखे हैं, राइट. तो इसमें आज इन सब में अच्छे डेवलपमेंट्स हुए. तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग with 75% stakes owned by GOI, Government of India, companies engaged in manufacturing and marketing of fertilizers and industrial chemicals. तो इसको आप ध्यान में रखिए. आपको हो सकता है कि किसी लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दे जाए. तो ये मेरा पहला स्टॉक था. दूसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, पहले उसके फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं. और कंपनी का नाम है Varroc Engineering, राइट. कुछ 9,526 crore की कंपनी है. P is just 17.4%, ROC is about 17.8%, ROE is about 44.2%. और अगर हम बात करते हैं, कंपनी has reduced debt and stock is trading at 6.36 times its book value. कंपनी has low return on equity. थोड़ा सा this is a red flag. और अगर हम बात करते हैं कि इसके peers की, तो संवर्धना, बॉश, यूरोमिंडा, एक्साइड, ये सारे जो कंपनीज है इसके पीयर्स है. और इन सब में अगर देखें तो इसकी पी जो है इज वेरी वेरी लो. अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की पी, इंडस्ट्री की एवरेज पी इज अबाउट 35 और Varroc की उसकी जस्ट 50% है 17.4. और अगर हम बात करते हैं कि इनके सो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यूड है. उसके बाद सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है. और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है धीरे धीरे ग्रो करके 11% पे आ गया. कभी 2021 में नेगेटिव होता था और अब बढ़ के ये 11% पे आ गया है. हम बात करते हैं इनके ईपीएस की या नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स आर ऑल राइट, नॉट वेरी पॉजिटिव बट दे आर डिसेंट. और जहां तक बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस पॉजिटिव ही है. एक्सपेंस और हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो देयर इज ग्रोथ एंड देन देयर इज अ डिक्लाइन, राइट. उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, सो दिस इज आल्सो ग्रोइंग एट अ रेगुलर पेस ऑफ अबाउट 10%, राइट. फिर हम बात करते उसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की. तो ईपीएस जो है 16, 350 थ्रू 54 और अभी भी रिसेंटली भी 34.4 का इनका ईपीएस है. रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं. और अगर हम बात करते हैं बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स भी ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्वल टू द रिजर्व्स. सो दैट्स फाइन. उसके बाद हम बात करते हैं इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे हैव बीन जनरेटिंग कंटिन्यूअस प्रॉफिट्स. डेटर डेज की बात करें तो डेटर डेज थोड़ा नीचे गए हैं और प्रोमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट है. और अगर बात करते हैं तो एफआईएस की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा डिक्रीज किया है. डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इस क्वार्टर में, मार्च 24 के क्वार्टर में इंक्रीज किया है. और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है. तो ये तो फंडामेंटल्स है विच आर स्टेबल एंड फाइन. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि इस स्टॉक में एक मल्टी वीक ब्रेकआउट होने वाला है. तो मैं आपको इसका चार्ट दिखाती हूँ. पहले डेली टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स इन द डेली फ्रेम. और इसको हम थोड़ा सा रेक्टेंगल बना के देखते हैं तो हमको क्लियरली दिख जाएगा कि कैसे स्टॉक ने अपने आप को डिफाइन किया है. अब हम बात करते हैं कि क्या प्राइस एक्शन है स्टॉक, राइट. आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स आए, राइट. आई विल मार्क इट फॉर यू. यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हैं इस दिन. उस दिन स्टॉक ने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया है, राइट. और फिर उसके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर थोड़ा सा नीचे आके, तो ये सारा जो है ना, दीज आर रिटेलर्स, राइट. फिर आप देखेंगे जब ये नीचे गिरा है, यहाँ नीचे गिरा है, यहाँ नीचे गिरा है, तो वॉल्यूम्स हैव ड्राइड अप.
in this particular, every time the stock goes up, यहाँ देखिए ये जब ऊपर गया है तो वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गया है, यहाँ पे जब ऊपर गया है तो वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गया है, राइट। बट जब भी गिरता है आप ये देख सकते हैं, ये गिरा है, वॉल्यूम्स वेरी लो, फिर यहाँ पे थोड़ा करेक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम्स आर लो, राइट। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इसने अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करा है, तो ये जगह पे हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू टेक एन एंट्री। और ये जगह है मेरे हिसाब से, ये जगह है कुछ 632 की, 632 के ऊपर हम इसमें बाय कर सकते हैं, या आप इसमें पहले भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, से अराउंड 589 यहाँ पे भी आप खरीद सकते हो। और पहला टारगेट आपका 632 का हो जाएगा, और 632 क्रॉस होते ही आपको इसमें 700, 750, 800 के टारगेट्स इसको मिलेंगे, बिकॉज लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है। सो पूरा ऑलमोस्ट लाइक सितंबर 23 से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, तो आपको एक लंबा इसमें ब्रेकआउट मिलेगा। तो इसका मैं आपको वीकली चार्ट दिखाती हूँ, which looks even more promising. So see, here is the weekly chart. If I extend it in the backward direction, you can see that how this stock is getting ready to break its past barriers. So this is how, you know, like the price is beautifully developed. तो ये देखिए, जहां पे इसका रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट ले लेके इसने वापस बाउंस किया है। अब क्रॉसिंग 632 will lead it to a target of, मेरे हिसाब से 1000 का टारगेट आपको आने वाले 6 महीने में दिखना चाहिए। रडार पे रखिएगा और अपने मनी को मैनेज करिएगा, बिकॉज सी मोस्ट ऑफ यू, आई मीन आई एम सो अमेज्ड विद योर स्टुपिडिटी कि मैं कभी कभी हैरान हो जाती हूँ। मैंने अभी नंदन डेनिम्स दिया था, मैंने बोला था इसको 49 के ऊपर खरीदना है, आप जाके वीडियो सुन सकते हैं। somebody has already bought it at low, यहीं कहीं पे उन्होंने खरीद लिया है, 10,000 शेयर्स खरीद लिया है। अब मे बी, या तो मैंने बोला होगा कि 36 पे आप एक्यूमुलेट करना, तो उन्होंने 36 के आसपास खरीदा होगा, तो ही इज इन गुड प्रॉफिट। बट व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू पीपल कि थोड़ा अपने अपने पैसे को रिस्पेक्ट किया करो, राइट। डोंट पुट लाइक इट्स नॉट गैम्बल, यू पीपल ट्रीट इट लाइक अ गैम्बल, which is what really worries me, क्योंकि आप लोग कुछ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी। somebody has bought 10,000 quantity without the level being crossed. आज ऊपर खुल के नीचे आ गया, but I still have set above 49, क्योंकि आपने देखा, जैसे मैंने आपको बरॉक में दिखाया था, जो रेजिस्टेंस है ना, जो पास्ट बैरियर है, वो तो ब्रेक होने दो ना, आप वो ही नहीं वेट करते, वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं। आपको मैंने भी वेरॉक दिखाया, राइट। आपको वेरॉक से समझ में आ जाएगा कि व्हाई आई इंसिस्ट सो मच ऑन द लेवल्स। आपको मैं इसको वीकली चार्ट दिखाती हूँ तो आपको एकदम क्लियर बात हो जानी चाहिए। और इसके बाद अगर आप लोग लेवल के बाद देखो, जहां पे एक बार रेजिस्टेंस लगा, वहीं पे बार बार रेजिस्टेंस लगेगा। यहाँ देखो, एक बार लगा, फिर दूसरी बार लगा, फिर तीसरी बार लगा, कितनी बुरी तरह गिरा है, फिर चौथी बार वहीं से लगा, फिर पांचवी बार लगा, फिर छठी बार लगा वहीं से, सातवीं बार लगा, और वहीं फिर सपोर्ट बन गया। जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है। ये बात आप लोग समझते ही नहीं हो। अगर सपोज मैंने आपको बोला था कि बाय अबव इस जगह पे, राइट, आपने यहाँ पे खरीद लिया होता और ये इतना बुरी तरह गिरता, तो आप एक्सेप्ट करते कि आपका स्टॉक 540 से गिर के 126 पे आ जाए, 440 से गिर के 126 पे आ जाए? नहीं एक्सेप्ट करते। आप तो बोलते आपने दिया था, मैंने ले लिया, बट ये नहीं आप देखोगे कि किस लेवल पे दिया था, उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं। So anyway, you are going to be benefit. You are the one who's going to reap the benefit or the punishment of your trades, of your decisions, right? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल अपना स्टडी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप कितनी क्वांटिटी लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप नहीं करोगे तो you will be the one who will lose all your capital. तो इसीलिए बार बार समझाती हूँ कि लेवल्स का ब्रेक होने का वेट करिए, बट नहीं सुनना है किसी को, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और बहुत शान से आप लोग लिखते हो कि इस लेवल पे ले लिया, उस लेवल पे ले लिया, तो लिखो, कई क्या कर सकते हैं, है ना। बट ध्यान में रखो, नंदन डायनेमिक्स मैंने आपको दिया था, एनडीएल आपको दिया है मैंने अबव 49। आप जाके वीडियो को 2 बार 3 बार 10 बार सुन सकते हैं, लेवल्स लिख सकते हैं और अपने ट्रेड को
ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। आपने तो नाम सुना NDLN, खत्म बात, नंदन निमसद, खत्म बात, वहीं पे हो जाती है। अब तो ये स्टॉक चलने वाला है। बट एनीवे, अपना ट्रेड मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, एंड डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग every single day from 10 to 11. With this, I'll be signing off. Take care. Bye bye. See you in the next video.